नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस पीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं, इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और यहाँ सब पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहाँ पे उसके उतने तक उसे आगे पहुँचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहाँ था एक ज़माने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे, और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूँ 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफ़र करते हैं, क्योंकि जो
कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस हैं, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ बनाएंगी। मैं 1-2 मिनट लेना चाहूँगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में, उस समय हम एथेनॉल या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाएं, और बहुत खुशी और गर्व से मैं बताता हूं आपको, हमने 5 महीने पहले ही वो 10% कर लिया। और फिर जो हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का था 2030 का, उसको हमने आगे लाके 2025 का टारगेट बना दिया। इस समय हम 12% से ज़्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और हमारी जो बायोफ्यूल्स हम बना रहे हैं, एक पानीपत में प्लांट है, वो भी पराली से, बाकी जगह शुगर केन, मक्का डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम फीड्स को। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो दुनिया में रेट ऑफ ग्रोथ है उससे 3 गुना ज़्यादा है। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं। दिन में हमारे 6 करोड़ लोग पेट्रोल पंप में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए जाते हैं। तो इस बहुत अवश्य है कि अब हम बायोफ्यूल्स की तरफ जाएं, कंप्रेस बायोगैस की तरफ जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो बढ़िया काम एथेनॉल में हुआ है, बायोफ्यूल्स में हुआ है, अभी कंप्रेस्ड बायोगैस का उसी तेजी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मंत्रालय के सचिव हैं पंकज जैन जी, वो कुछ बताएं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने क्या क्या किया, और जो राज्य सरकार से हमें खास करके उत्तर प्रदेश में हमें स्पेसिफिक सहायता मिल रही है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ने बताया, अगर हम बात करें कि भारत सरकार से कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं अगर कोई यूनिट लगाता है। अगर देश भर में ऐसे यूनिट लगते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को एक चिंता रहती है कि मेरा माल कैसे बिकेगा, मैं कुछ बनाऊंगा वो कैसे बिकेगा। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन तय की गई है। ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन का अर्थ ये है कि जो सीजीडी और सीएनजी, यानी कि आपने सीएनजी स्टेशन जैसे देखे होंगे अपने शहर में, देहात में, ये जब गैस सप्लाई करते हैं तो इन्हें पीछे से कंप्रेस्ड बायोगैस खरीदनी होगी, उसको मिक्स करके देना होगा। इसको हम ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन 2025-26 से शुरू होगा 1%, और ये बढ़ के 2028-29 तक 5% हो जाएगा।
मतलब कुल मिला के जितनी भी वो गैस सप्लाई कर रहे हैं उसमें 5% कंप्रेस बायोगैस होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो दाम हम दे रहे हैं, जब हमारी कंपनियां अर्थात इंडियन ऑयल, गेल इत्यादि खरीदती हैं ये बायोगैस, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। वो अब 54 रुपये प्लस GST उसका दाम कर दिया गया है। तीसरा, अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पर है जहां पर शायद पाइपलाइन नहीं है, तो उसका भी एक सिंक्रोनाइजेशन स्कीम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के माध्यम से किया गया है। उसमें भी अच्छे दाम दिए जाते हैं, 1380 रुपये टन। कंप्रेशन चार्जेस, कैस्केड के चार्जेस, ये सब उसमें दिए जाते हैं। जब आप इस गैस को कंप्रेस नेचुरल गैस से मिलाते हैं तो एक्साइज ड्यूटी की राहत मिलती है। फिर जब आप प्लांट लगाते हैं शुरू में, तो भारत सरकार से एक कैपिटल सब्सिडी, जिसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है, ये 10 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त एक ग्रांट, एक अनुदान दिया जाता है भारत सरकार से। जो लोन लेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो ये सुविधा की गई है कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में इसको लोन को गिना जाता है। RBI द्वारा ये आदेश किए जा चुके हैं। उसी तरह कई सरकारी बैंकों ने, जैसे स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने एक विशेष स्कीम बनाई है जिसके तहत CBG प्रोजेक्ट्स को लोन अथवा ऋण दिया जा सके। साथ ही एक नई स्कीम जिस पर अभी काफ़ी आगे तक काम हुआ है, जिसको हम बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी सपोर्ट स्कीम कहते हैं। इसके तहत क्योंकि पराली बहुत कम समय तक उपलब्ध होती है, बहुत जल्दी इसको इकट्ठा करना होता है, इसलिए इसमें मशीनें चाहिए। इन मशीनों को खरीदने के लिए भारत सरकार से मदद मिलेगी। इसकी घोषणा हो चुकी है। अब इसकी गाइडलाइन, स्कीम की गाइडलाइन बहुत जल्द जारी की जाएंगी, जिसके तहत CBG प्रोड्यूसर अगर ये मशीनें खरीदते हैं तो उनको उसमें अनुदान मिलेगा। जब CBG बनती है तो साथ में खाद भी पैदा होती है। ये खाद ऑर्गेनिक खाद होती है, इसको हम FOM बोलते हैं। इस FOM पर भी 1.5 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्ध है। साथ ही जब CBG का प्लांट लगता है, इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल के तहत ये वाइट कैटेगरी में आता है, अर्थात इसमें क्लियरेंस पहले से नहीं चाहिए। और एक नई स्कीम जिस पर काम अभी चल रहा है कि अगर आप कहीं पर भी अपना प्लांट लगाकर CBG बना रहे हैं, आप उसको पाइपलाइन तक लाना चाहते हैं, तो पाइपलाइन का जो खर्चा है उसमें भी भारत सरकार से अनुदान मिलेगा। ये तो हुई सब चीज़ें जो भारत सरकार देती है, आपका प्लांट कहीं भी हो। अब अगर हम यूपी पर आएँ तो बहुत खुशी है कि यूपी इसमें बहुत अग्रसर है। यूपी ने जिस तरह की इसमें घोषणाएं की हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत दूरगामी इसके प्रभाव हमें दिख रहे हैं। 20 करोड़ का अनुदान, 20 करोड़ तक का अनुदान यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी के तहत उपलब्ध है। जमीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसका रेंट, उसका जो लीज रेंट है वो बहुत कम है। इसमें बिजली में छूट है और इसी तरह जो बायोमास एग्रीगेशन करने के लिए मशीनें दी जाएंगी, उन पे भी यूपी सरकार की तरफ से एक अलग अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां उन्होंने CBG प्लांट को लेकर जानकारी दी। और बात करेंगे खबरों की। तेजस्वी यादव ने कोर कमेटी से चर्चा की। नीतीश की ताजपोशी आसान नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। RJD आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देगी। RJD दलित चेहरे को आगे कर सकती है। RJD ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे RJD ने विधायकों की बैठक बुलाई है और अब नीतीश की ताजपोशी आसान नहीं हो सकती, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और RJD आसानी से सत्ता पलटने नहीं देगी और इसको लेकर जो है दलित चेहरे को आगे कर सकती है पार्टी, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसके लिए RJD ने बैठकें भी बुलाई हैं और इसको लेकर विधायकों के साथ बैठक करेगी। साथ ही इसको लेकर चर्चा इस दौरान की जा सकती है। तो RJD ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है और दोपहर 1 बजे इस बैठक का समय जो है वो बताया जा रहा है और दलित चेहरे को जो है पार्टी इस दौरान आगे ला सकती है। तो तेजस्वी यादव ने कोर कमेटी से चर्चा की है और बिहार में हो रहे सियासी उठापटक को लेकर विधायकों के साथ जो है RJD बातचीत करेगी, चर्चा करेगी।
आरजेडी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है और दोपहर 1 बजे से यह बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए। शैलेंद्र, एक बार फिर से बिहार में सियासी उठापटक जो है जारी है और आरजेडी ने इसको लेकर बैठकें भी बुलाई हैं। जी निश्चित ही हर जो आरजेडी है या फिर जेडीयू है या फिर बीजेपी है, सब अपने अपने खेमे में अलग अलग तरह के मीटिंग, अलग अलग तरह के बातें चल रही है। और जो अगर बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो कुल मिला के अच्छा नहीं चल रहा है। भले सभी लोग जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर या महागठबंधन को लेकर सभी लोग कहे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो आज कुछ दिनों से जो चाहे आरजेडी हो या जेडीयू के बीच में जो जिस तरह की बयानबाजी है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात ये चीज है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, सभी की निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर टिका हुआ है कि नीतीश कुमार किधर जाते हैं और क्या करते हैं। उस पे आने वाला जो समय होगा उसमें जो बिहार की राजनीति होगी उसका दिशा और दशा तय होगा। तो सारे लोगों की निगाहें नीतीश के ऊपर टिकी हुई है। नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कहना अभी तो कुछ जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो अंदर से जो अगर सूत्रों की खबर के माने तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बिहार की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा फेरबदलाव हो सकता है। जी शैलेंद्र, तेजस्वी यादव ने कोर कमेटी से चर्चा भी की है और ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश की ताजपोशी जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी इसके लिए पुरजोर कोशिश भी कर रही है। देखिए कई तरह की बातें सामने आ रहा है। जो एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीब रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो कि इस समय आजकल जन स्वराज के सूत्रधार होके पूरे बिहार के दौरे पे चल रहे हैं, तो उनके द्वारा भी एक भविष्यवाणी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ अगर रहते हैं तो बिहार में 5 सीटों से ज्यादा नहीं आएगा। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जो प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी होती है वो कहीं ना कहीं वो सटीक उतरता है और सटीक जो उनकी जो बातें होती है वो बिहार की राजनीति में सटीक उतर जाता है। तो उनको ये भी एक देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार जो है वो और इनके आरजेडी परिवार की तरफ से थोड़ा सा दूरियां भी लग रही है। आपका और हमारे साथ इफ्तिकार अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इफ्तिकार, आरजेडी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देगी और इसको लेकर जो है बैठकें भी बुलाई जा रही हैं। लगातार जो है पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, हालांकि नीतीश का रुख अभी भी साफ नहीं हो पाया है। जी आज आरजेडी 1 बजे अपने आवास पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में बैठक करने जा रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक आज 4 बजे होगी और जेडीयू बैठक कल यानी रविवार को अपने आवास पर नीतीश जी बैठक रखे हैं। नीतीश जी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिससे ये पता चले कि बिहार की राजनीति में उठा पटक होगी या नहीं होगी या सिर्फ ये खिचड़ी पक रही है। जी, और इस दौरान जो है कहा जा रहा है कि आरजेडी किसी दलित चेहरे को आगे कर सकती है। अगर नीतीश कुमार यहां से हट जाते हैं तो दलित चेहरा कौन हो सकता है? इसमें संतोष कुमार सुमन जी हैं, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के बेटा हैं। और तो संतोष कुमार सुमन जी को इसलिए निशाना साधा जाएगा क्योंकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 महीने के लिए जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री का ताजपोशी करवाए थे, उसके बाद 2 महीने के कार्यकाल के बाद उनको कुर्सी से फिर हटा दिया गया था और विधानसभा में नोकझोंक में नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी की काफी बेइज्जती की थी। उस बेइज्जती का जो मलाल है वो संतोष कुमार जी के अंदर है और उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर नीतीश जी एनडीए गठबंधन में आते हैं तो एनडीए गठबंधन से हम पार्टी हट करके यहाँ महागठबंधन के साथ आ जाएगी और यहाँ पे लालू जी ने जो उनको ऑफर दिया है डिप्टी सीएम का, वो ऑफर अपना लेंगे वो। जी, जीतन राम मांझी की बात कर ले तो उनका बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी तक के बाद जो है मैंने बिहार की सियासत में एक भूचाल आने की बात कही थी और आखिर अब वो हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार के लालू यादव पर परिवारवाद वाले बयान को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार के जो है पीएम बनने का सपना टूट गया है। जी ये बात तो सही है कि सबसे बड़ी बात थी कि इंडी गठबंधन में ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे एचडी देवेगौड़ा जी को भी प्रधानमंत्री बनाया गया था, इंदर कुमार गुजराल जी को भी बनाया गया था। तो नीतीश कुमार का भी था कि अगर इंडी गठबंधन अगर लोकसभा का चुनाव जीतती है और बहुमत का आंकड़ा पाती है
तो उसमें नीतीश कुमार जी चूंकि पुराने राजनीतिक हैं और अच्छा इनको सूझबूझ राजनीति का है, तो इनको प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर दिया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर इस्तीफा देते हैं तो नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। जी इफ्तिकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से जो है पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो है नीतीश कुमार की तरफ से कुछ भी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।